नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज होली की छुट्टियों के बाद हम फिर से हाजिर हैं और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, होली की छुट्टियों में उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और एनडीए में 40 में से 37 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की, बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की, लोजपा ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की, उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी उनकी खुद की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई और हम पार्टी ने भी जीतनराम मांझी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। 3 सीटों पर शेष है एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा चिराग पासवान के खाते से, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया। लेकिन जवाब में देखिए, कल पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण का चुनाव है। नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं कहाँ। लालू यादव ने चुपके चुपके कई लोगों को सिंबल दे दिए, कांग्रेस से बिना बातचीत किए हुए। नामांकन भरना है कल, ठीक है, 4 सीटों पर सहमति बन गई, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की जिद खत्म नहीं। अब जिन्हें कल नामांकन भरना है, ऊहापोह की ऐसी स्थिति है कि आज एक उम्मीदवार जिन्हें लालू यादव ने सिंबल दिया है, उन्होंने मुझसे फोन कर पूछा, भाई साहब, राहुल गांधी की तस्वीर लगाएं कि ना लगाएं, गठबंधन रहेगा ना, अखिलेश प्रसाद सिंह की तस्वीर लगाएं कि नहीं लगाएं। और उधर देखिए, घोषणा के बाद एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं, 37 उम्मीदवार हैं, अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और तैयारी शुरू कर दी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि भाई, एनडीए के उम्मीदवार घोषित, लेकिन आपके उम्मीदवार हैं कौन। जब आप घोषित करेंगे, फिर जो होगा उठापटक, इन्हें नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला, ये नाराज हुए, वो नाराज हुए। हम देख ही रहे हैं नवादा में किस तरीके से राजबल्लभ यादव नाराज हो गए हैं, औरंगाबाद में निखिल कुमार नाराज हो गए हैं, पूर्णिया में बीमा भाती कह रही है मुझे आशीर्वाद मिल गया है, मुझे सिंबल मिल गया है, पप्पू यादव कह रहे हैं प्रियंका गांधी ने मुझे वचन दे रखा है, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। होगा क्या, कितना पीछे रहेंगे ये लोग। अजीत जी। देखिए देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो सबसे पहला तरीका होता है जब गठबंधन होता है, तो उसका एक तरीका होता है सीटों के अनाउंसमेंट का, तालमेल की जी। घोषणा का, सीटों के अनाउंसमेंट का एक तरीका होता है जो स्वीकार्य तरीका है और हम्म। हर पार्टी उस तरह से करती है। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं वो थे और जेडीयू की तरफ से संजय झा, बीजेपी के सम्राट चौधरी, ये सब लोग थे, सब बैठे, जी। साझा तौर पर अनाउंस हुआ एक सहमति के साथ कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसके हिस्से में कौन कौन सी सीट जाएगी। ये दोनों जी। साथ साथ, ये कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा कि आज हम नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस करें, फिर नेम ऑफ सीट्स अनाउंस हो, फिर उसके बाद कैंडिडेट अनाउंस हो। ये 4 चरण 5 चरण का काम नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने। उन्होंने जी। पहली ही बार में बैठ करके सीटें अनाउंस कर दी, नंबर ऑफ सीट्स और कौन कहां से लड़ेगा। और उसके बाद अपना हो गया कि सब अपनी अपनी सीटें अनाउंस करें। हर पार्टी के ऊपर है कि वो कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करता है। ये काम किया है जो सत्ता में है। जी। आमतौर पर जो सत्ता में होता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ज्यादा रिलैक्स होता है और कई बार कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। उसको लगता है कि हम तो सरकार में हैं। तो जो बिल्कुल। सरकार में है वो बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट नहीं है, वो बिल्कुल लापरवाह नहीं है। वो सारी चीजें जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो काम कर रहा है। हम्म। और ये आमतौर पर माना जाता है कि जो अपोजिशन में है उसका अलायंस जल्दी तय हो, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता है राजनीति करने के अलावा। जो जी। सरकार में है उसको सरकार भी चलानी होती है। हम्म। सम्राट चौधरी को मंत्रालय भी देखना है और नीतीश कुमार को भी मंत्रालय संभालना है, पूरा बिहार संभालना है। तो जो सरकार में है, रात में 2:30-2:30 बजे तक बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की बैठक कर रहे हैं और उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जी। क्योंकि उनको देश को चलाना है। प्रधानमंत्री के नाते भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। जो हम्म। अपोजिशन में है उसका तो सिर्फ एक ही काम है ना, राजनीति करना। और बिल्कुल। आपके जीवन मरण का सवाल है। ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोग 10 बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके कि ये आखिरी चुनाव है, अगर जी। इसके बाद जीत बीजेपी तो फिर चुनाव नहीं होंगे। हम्म। तो जब ये आखिरी चुनाव है, जब आपको इतना डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा दिख रहा है और वही आखिरी चुनाव आप इस तरह से लड़ रहे हैं कि पता ही नहीं कि किस तरह से लड़ रहे हैं। जी। तो ये आखिरी चुनाव हुआ। आखिरी चुनाव अगर है तो आपको पूरे जी जान से और ज्यादा ताकत लगा के लड़नी थी, सारी चीजें और बेहतर ढंग से करनी चाहिए थी।
हम लोग कितनी बार कह चुके, कितनी बार हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके कि इंडिया ब्लॉक पिछड़ता जा रहा है, उसकी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पा रही है, उसकी उसकी सीटें तय नहीं हो रही हैं, उम्मीदवार तय नहीं हो रहे हैं, और अब चुनाव का पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन आ गया। कल जी। आखिरी दिन है, पहले चरण का नॉमिनेशन समाप्त हो जाएगा और आधिकारिक रूप से 4 उम्मीदवार तय हो गए हैं, उनको सिंबल भी मिल गया, वो नॉमिनेशन भी भर देंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, कोई बिल्कुल साझा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। कोई नहीं। साझा, जब हम लोगों ने देखा था कि जिस दिन एक साझा रैली हुई थी गांधी मैदान में, तो क्या यूफोरिया क्रिएट हुआ था, क्या माहौल बना था। ये लगा था कि हाँ, अब टाइम आ गया इंडिया ब्लॉक का, कांग्रेस आरजेडी का समय आ गया, अब ये लोग इसी तरह से साझा तौर पर सारी चीजें तय करके चुनाव लड़ेंगे। जी। लेकिन उस रैली के बाद कोई भी साझा काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसमें दोनों पार्टियों के नेता बैठ करके और दिखे पब्लिक में, सामने आए और पब्लिक के बीच एक मैसेज जाए कि दोनों में एकजुटता बनी हुई है, दोनों में तालमेल बना हुआ है। उल्टा ये मैसेज किया कि तालमेल खत्म हो गया है। हम लोगों ने भी चर्चा की जी। कि वेंटिलेटर पर है और अभी तक वेंटिलेटर पर से नहीं उतरा। तो जी। अब आप सोचिए कि इतने दिन तक, हफ्ते 10 दिन कोई मरीज वेंटिलेटर पर रहता है, तो उसके बाद जीवन रक्षक प्रणाली जब हटाई जाती है, तो आपने उस समय ठीक कहा था कि बहुत दुर्बल हो जाता है वो। हम्म। तो गठबंधन बहुत दुर्बल हो गया और ये मैसेज जनता के बीच में भी गया है कि इनके बीच देखिए किस तरह से अभी तक सीटों के तालमेल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हुई है। और अब और बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है, हम सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे हैं, उनके बयान देख रहे हैं, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि जब ये पहले ही राउंड में जब इन लोगों के बीच कोई तालमेल नहीं हुआ, सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, टिकटों की बात नहीं हुई, तो ये लोग कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे, या जनता इनके ऊपर कैसे भरोसा करे जी। कि ये लोग जीत भी जाएंगे तो ढंग से सरकार चलाएंगे, या इनका गठबंधन, इनका तालमेल ढंग का रहेगा, ये कैसे जनता यकीन करे इनकी बातों पर। तो ये दोनों दो इसका मैसेज है कि एक तो आपका झगड़ा है, आपस का झगड़ा है, अगर वो तय नहीं होता है तो वो कंफ्यूजन है। दूसरा, जनता के बीच में जनता कंफ्यूज है। एक तो आपने नेताजी के बारे में बताया कि कंफ्यूज है कि जी, राहुल गांधी बिल्कुल की कंफ्यूज है। जाए जी। कि नहीं जाए, नहीं, तो उन्होंने जनता भी गुस्से में कहा अजीत जी, उन्होंने गुस्से में कहा कि हमारे नेता को होली खेलने की फुर्सत है, रंग गुलाल उड़ाने की फुर्सत है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है कि भाई हमने सिंबल दे दिया, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस साथ है कि नहीं है। देखिए, उम्मीद तो यह की जानी चाहिए थी कि यदि दिल्ली गए थे तो साथ में होली खेलते, एक तस्वीर बिल्कुल। सामने आती, संदेशा जाता कि देखो भाई सभी लोग मिल गए। और कल रात भी जो मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हुई, इसके बाद भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। देखिए, सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर बात बन गई है, लेकिन कौन सी 9 सीटें? कटिहार पर बात बनी है, यह बात आई, लेकिन पूर्णिया पर बात अभी नहीं बनी है। और कहा गया कि पूर्णिया को लेकर फिर से बैठक होगी, लेकिन पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं। और अभी जब हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके कुछ देर पहले बीमा भारती ने पूर्णिया में कहा, मीडिया से बातचीत में कहा कि लालू यादव ने मुझे सिंबल दे दिया है। तो ये कौन सी बात हुई? कौन किसकी परवाह कर रहा है, कौन किसका सम्मान कर रहा है, ये कौन सा गठबंधन हुआ? ये तो गठबंधन हुआ ही नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें क्या गठबंधन हुआ? आप इस समय जब आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन, जहां आरजेडी नॉमिनेशन करे वहां कांग्रेस नहीं करेगी, जी। ये तो एक सुविधा की बात हो गई ना कि भाई उसने नहीं किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को 9-10 सीटें ही लड़नी है, जी। तो ये कांग्रेस ने छोड़ दिया, या जबरदस्ती करके आपने कांग्रेस से छुड़ा लिया, ये मैसेज जा रहा है ना, ये नहीं, इस तरह का औरंगाबाद औरंगाबाद का संदेश तो साफ है ना, औरंगाबाद में पहले चरण का चुनाव साफ है। है, साफ हाँ। है कि आरजेडी जी, ने औरंगाबाद जबरदस्ती का सीट संदेश ले ली साफ है। है कि आपने बगैर कांग्रेस से बातचीत किए कांग्रेस की सीट छीन ली, कांग्रेस का जिस पर अधिकार बनता था। देखिए, निखिल कुमार कितने नाराज हैं, आनंद शंकर कितने नाराज हैं, वहां कांग्रेस वाले कितने नाराज हैं, लेकिन कहां परवाह है लालू यादव और तेजस्वी यादव को? कांग्रेस मतलब नाराज रहे तो रहे। हाँ, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि उस नाराजगी का मतलब उसका क्या कारण हो सकता है। अभी तो स्थिति ये दिख रही है कि जनता के बीच में कंफ्यूजन है, जनता समझ गई। देखिए, एक बड़ा वोटर वर्ग होता है जो फेंस पर बैठा होता है, किनारे बैठ करके इंतजार करता है, सरकार से नाराज होता है, सत्ता विरोधी वोट हो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि इस बार सरकार को मजा चखाएंगे। लेकिन जो मजा चखाने के लिए बैठा हुआ है, जो अभी अनिर्णय की स्थिति में है, वो देख रहा है कि अपोजिशन में किसको वोट दें, इनकी तो आपस की इतनी लड़ाई चल रही है, फिर उसका मोह भंग होता है, अपोजिशन से उसका मोह भंग होता है। अगर ये लोग मिल करके दोनों पार्टियां साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा तौर पर सीट टू सीट शेयरिंग की घोषणा करके चुनाव में जाती, तो जनता के बीच में एक भरोसा बनता, जनता का भरोसा बनता इनके ऊपर कि हाँ, ये लड़ने आए हैं, और ढंग से नीतीश कुमार के छोड़ करके चले जाने के बाद भी आरजेडी कांग्रेस एकजुट है, लेफ्ट एकजुट है, और ये मिल करके कड़ी टक्कर देंगे बिहार में एनडीए को। बाकी देश में जो हो, लेकिन बिहार में एनडीए को कड़ी चुनौती मिलेगी आरजेडी और कांग्रेस से। ये जनता के बीच में ये मैसेज देना था। अभी जनता के बीच में उल्टा मैसेज जा रहा है। जनता ये समझ रही है, जनता समझ भी गई,
बीजेपी के लोग और समझा देंगे, उनके बड़े नेताओं की जब रैलियां होंगी तब और समझा दिया जाएगा कि भाई इनकी देखिए क्या स्थिति है। जब पहले ही चरण में, जिसको बोलते हैं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता है, जिसको बोलते हैं कि पहले कौर में मक्खी पड़ी हुई है, ये जी। आपस में ही लड़ रहे हैं हर सीट पर, तो ये एकजुट होकर ये होंगे ही नहीं एकजुट। हम्म। तो एक मजबूत सरकार का जो नैरेटिव है बीजेपी का, कि मजबूत पार्टी, मजबूत नेता, मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, इसका जो नैरेटिव है अपोजिशन का वो मजबूत होता है। इनकी जी। कमजोरी, इनका बिखराव देख करके, इनकी एकजुटता नहीं बनने की वजह से वो नैरेटिव मजबूत होता है और जनता प्रभावित होती है। जो अनिर्णय की स्थिति में होती है, जो कोर वोट है बीजेपी का वो तो उसके साथ है। जी। अनिर्णय की स्थिति में जो जनता थी, या जो सत्ता विरोधी जिनके मन में कोई भाव था, वो फिर वापस चले जाएंगे सरकार के साथ कि इनसे बेटर वो है। तो ये एक बड़ा नुकसान, पहला चुनाव के पहले ही ये नुकसान हो गया। आप चुनाव के प्रचार में जाएंगे और वोट मोबिलाइज करेंगे, बूथ मैनेजमेंट करेंगे, उन सबसे पहले ही ये हो गया। अब जनता, अब आती है बात दोनों तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की। जी। कार्यकर्ता भी तो कंफ्यूज होंगे, जब नेता कंफ्यूजन में है तो कार्यकर्ता भी बिल्कुल। कंफ्यूजन में होंगे। बिल्कुल। कार्यकर्ता को कैसे जाएंगे, जब अगर आरजेडी का आदमी नॉमिनेशन करने जाएगा तो उसमें कांग्रेस के लोग कैसे जाएंगे? जी। कांग्रेस का अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी तक, औपचारिक रूप से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, तो वो नहीं जाएंगे। थोड़े से बहुत आप कोशिश करिएगा, जिला अध्यक्ष को ले जाना है, कैंडिडेट ने फोन ऑन किया, दो एक लोग चले गए, जनता तो स्वाभाविक रूप से, कार्यकर्ता नहीं आएगा। जी। तो जो एक मैसेज पहले दिन से बनना चाहिए था कि तीनों पार्टियों के झंडे लहराएं, जैसा हम लोग गांधी मैदान में देख रहे थे कि लाल भी लहरा रहा है, हरा भी है, तिरंगा भी है, तो वो तो नहीं दिखेगा। जी। ये जो आपका एक रेनबो इंद्रधनुषी गठबंधन जो होना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस के भी लोग हों, आरजेडी के भी लोग हों, लेफ्ट के लोग हों, वो नहीं दिखाई देगा। तो पहले ही राउंड में, पहले ही दौर में आप एक लड़ाई हार गए। अब उसके बाद जाएंगे एक लड़ाई हार करके, और उधर का जो एनडीए का कैंडिडेट है वो एक एडवांटेज के साथ चुनाव में जाएगा, क्योंकि वहां जो है समय रहते, काफी पहले जब नीतीश कुमार को लिया था बीजेपी ने, तब एक लेवल पर बिखराव था, ज्ञानेश्वर जी, ग्राउंड के लेवल पर जी। दोनों पार्टियों के वर्कर्स में, हम्म। जेडीयू और बीजेपी के वर्कर्स में कंफ्यूजन था। बीजेपी के वर्कर भी इस बात से नाराज थे, अपनी पार्टी के नेताओं को कोस रहे थे कि क्यों नीतीश कुमार को ले आए। जी। लेकिन पिछले 2 महीने में ये स्थिति बदल गई है। 2 महीने में घूम करके बीजेपी के नेताओं ने, जेडीयू के नेताओं ने आपस का जो अलायंस है उसको सीमेंटेड किया है, और कैंडिडेट की घोषणा पहले करके, सीट शेयरिंग पहले करके, जनता के बीच में एक मैसेज बना दिया कि आखिरी टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आखिरी टाइम में कोई भगदड़ न मचे। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल संकेत है अजीत जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पटना कार्यालय से जो राज्य कार्यालय है, वहां जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे राजेंद्र गुप्ता हैं या संगठन के जो दूसरे लोग हैं, वे उन क्षेत्रों में जहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जहां से एलजेपी के उम्मीदवार हैं, वे अपने नेताओं को और संगठन को यह बता रहे हैं कि देखिए, उम्मीदवार एनडीए का है, उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए आपको किसी बात की परवाह नहीं करनी है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में क्या हो रहा है? आप चुनाव जीतने की रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं, आप झुकने और झुकाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, कटिहार, ठीक है, आखिरी वक्त में यह सीट कांग्रेस के पास फिर से आ रही है, कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन अशफाक करीम को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अशफाक करीम अब आखिरी मौके पर जिनके बीच पहुंचे हुए थे पिछले कुछ महीनों से, क्या कहेंगे, मुझे टिकट क्यों नहीं मिला? पप्पू यादव, जिन्हें प्रियंका गांधी ने वचन दिया। तो देखिए, संतोष कुशवाहा पूर्णिया में कहा जा रहा था बहुत पिछड़ सकते हैं, पप्पू यादव आ गए हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी भी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब तो वे मजे में हैं कि बीमा भारती और पप्पू यादव, इनकी लड़ाई कहीं फ्रेंडली फाइट हो गई तो फिर तो दो की लड़ाई में तीसरा ही जीतता है। तो ये तो समझ में ही बात नहीं आ रही कि ये लड़ किससे रहे हैं, चुनाव जीतना है या चुनाव जीतने के पहले किसी को झुका देना है। कन्हैया कुमार के साथ वैसा ही हो गया बेगूसराय में। हाँ, तो ये आपस में स्कोर सेटल करना इसको बोलते हैं। आपस में ये लोग आपस में स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये बीजेपी और एनडीए से लड़ने की बजाय पहले आरजेडी कांग्रेस आपस की लड़ाई निपटाना चाहते हैं कि ये तय हो जाए कि कौन बड़ा है। हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसमें तो उसको कोई पावर दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, वो हर स्थिति में बड़ी पार्टी है। वो एमएलए की संख्या हो या वोट का परसेंटेज हो, उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ऐसा लग रहा है, जो हम लोग पहले भी एक दिन चर्चा कर रहे थे, कि ये आगे की प्लानिंग हो रही है। इस बात को मान लिया है आरजेडी ने कि ये हमारी लड़ाई नहीं, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, बीजेपी से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। तो नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी से, तो कांग्रेस और लेफ्ट से ही लड़ लेते हैं, उन्हीं से लड़के अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं, अपना दिखा देते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं, अपने लोगों को टिकट दे देते हैं, चाहे जितना वोट आए उसको, अपने लोगों को ऑब्लाइज कर देते हैं, घर के लोगों को टिकट दे देते हैं,
ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार देते हैं ताकि हमारा काडर खड़ा रहे और संगठन बना रहे कि विधानसभा चुनाव के समय देखेंगे। तो इस मानसिकता में अभी सारा प्रोसेस, ये हम लोगों ने जिस दिन बात की थी, ये उसके 1 हफ्ते बाद तक ये स्थिति बदली नहीं। जी अगर ये स्थिति नहीं होती, अगर ये सोच नहीं होती तो बदली होती ना, फिर हम लोग को गलत साबित करते वो लोग। जी तो हम लोग को तो गलत साबित किया नहीं। हम लोग जो कह रहे थे कि भाई आप मान रहे हैं आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की हमारी लड़ाई नहीं है। हम्म, कांग्रेस जरूर मान रही है कि उसकी लड़ाई है, क्योंकि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल उसको लगातार तीसरी बार अगर वो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल करने लायक 10% सीटें नहीं ले आती है, तो उसकी क्या स्थिति बचेगी देश में? जी लगातार 2 चुनावों से उसकी स्थिति ऐसी हो रही है, नहीं आ रहा है उसको। आरजेडी ये मान के बैठी है कि हम जीरो पर हैं, बाई फ्लूक 1-2 आ गई तो ठीक है, नहीं भी आए तो हमारी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो नीचे ही हैं, जहां से क्या गिरेंगे। तो इस मानसिकता में इन लोगों ने टिकट का पहले सीट शेयरिंग उलझाई, फिर सीट शेयरिंग के अलावा अपनी पार्टी के अंदर भी एक तरह का कंफ्यूजन बना के रखा। कंफ्यूजन क्या मतलब, मनमानी, जो सीट शेयरिंग में जो मनमानी है, वो जी मनमानी टिकट बंटवारे में भी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, जैसे बिना राजवल्लभ यादव से बात की है, नवादा का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया हम्म, कि एक जिद होती है कि नहीं हम तो यही करेंगे, हमारी मर्जी है, हम यही करेंगे, मतलब खूंटा यहीं गड़ेगा वाली जो कहावत है कि खूंटा तो यहीं गड़ेगा, पंच की बात सर माथे सर आंखों पर है, लेकिन जी खूंटा यहीं गड़ेगा। हम कुशवाहा ही लड़ाएंगे नवादा में, हम औरंगाबाद में भी कुशवाहा लड़ा देंगे, हम मोतिहारी में भी इसी को लड़ा देंगे। हमने बीमा भारती को कह दिया। फिर लचीलापन क्या चीज होती है पॉलिटिक्स में? जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है अगर आपने नहीं देखिए ना संकल्प कर अजीत दिया? जी अजीत जी मैं एक उदाहरण देता हूँ। सीतामढ़ी 4 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। बिल्कुल। जब महागठबंधन की सरकार थी तभी देवेश चंद्र ठाकुर, और देवेश चंद्र ठाकुर फील्डिंग में लग गए थे। देवेश चंद्र ठाकुर सिंबल लेकर सीतामढ़ी पहुंच भी गए। 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। आज जब वो पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। हमने आरजेडी के लोगों से बातचीत की जो टिकट के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा क्या करें सर, पहले कहा तो जाए, तब तो घर से निकले कुछ संसाधन जलाएं, नहीं तो क्या फायदा है। 2 लोगों ने कहा देखिए मेरे नाम की चर्चा हो रही है, उनके नाम की चर्चा हो रही है, बीच में यह चर्चा शुरू हो जाती है समीर कुमार महासेठ आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो करें क्या, लड़ने दीजिए, देवेश बाबू को ही लड़ने दीजिए। उनके शब्द थे कि देवेश बाबू को ही लड़ने दीजिए। जब सभी चाहते हैं कि देवेश बाबू ही जीत जाएं तो हम क्या कर पाएंगे। हाँ? और आखिरी समय में कहा जाएगा कि चुनाव लड़ लो, तो हम कहां पहुंच पाएंगे और कहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कि उधर 3 महीने 4 महीने से उनके उम्मीदवार जो दावेदार थे, जो घोषित थे, वे मैदान में। भाई परिवर्तन उन्होंने कहाँ किया है, बहुत कम परिवर्तन किए ना, और सीमांत ज्यादातर में लोगों परिवर्तन। को, हाँ ज्यादातर ज्यादा लोगों तो को इसका जो मतलब, आपने कहा ही कि भाई एंड मतलब यह साबित नहीं होने दिया कि हमारे सांसद खराब थे, कि एक हाँ मैसेज जाता यदि आप बदलते तो। उन्होंने हाँ मामूली परिवर्तन ही किए। भाई अश्विनी चौबे का टिकट क्यों कटा, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि अश्विनी चौबे का टिकट ही क्यों कट गया, जबकि चर्चा हो रही थी कि सारे बुजुर्ग जो हैं उनके टिकट कटेंगे। छेदी पासवान का क्यों कट गया। लेकिन यह जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि चुनाव प्रचार के लिए आपके पास वक्त नहीं है, और अभी भी आप खुद जाकर दिल्ली में बैठ गए, चुनाव बिहार में होना है। हाँ, ये क्या होगा। नहीं, ये बात तो आपकी बहुत बहुत जेन्युइन बात है। और लोग पूछते हैं, जो इनके सपोर्टर हैं लोग, वो भी पूछते हैं कि आप दिल्ली आकर के बैठे हुए हैं, राहुल गांधी चुनाव के बीच में विदेश चले जाते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भाषण देने, लड़ाई जहां जमीन पर लड़नी है वहां आप दिख ही नहीं रहे हैं। जी आप इतने इतने मुद्दे आए, किस मुद्दे पर हम लोगों ने देखा है आरजेडी को लड़ते हुए? हम्म, चुनाव के समय हमने हमने कहा, हम अभी भी बताएं अपने दर्शकों को, उनको ध्यान होगा, दंगल फिल्म देखी होगी लोगों ने, कि जब जी वो लेके जाता है महावीर सिंह फोगाट अपनी बेटियों को लड़ाने, जो लड़के पहलवान, पुरुष पहलवानों से, तो पहले कुश्ती का आयोजक मना कर देता है। तो उसका दोस्त उसको समझाता है कि अरे तुमको फुल टॉस बॉल मिल रही है छक्का मारने के लिए, और तुम वो मौका जाने दे रहे हो। हम्म, तुम लड़कियों से, लड़कियां आई हैं, अगर लड़कों से लड़ेंगे तो देखो कितनी भीड़ जुटेगी। फिर वो बुलाता है, लड़ाई होती है, मजमा जम जाता है। यहाँ हमने आज तक कोई चुनाव, ज्ञानेश्वर जी, नहीं देखा जिसमें चुनाव के पहले इतनी फुल टॉस गेंद मिल रही हो छक्का मारने के लिए, जी और एक बॉल आप नहीं मार पा रहे, हम्म, एक बॉल नहीं मार पा रहे हैं। करप्शन का इशू बनाना था, आप नहीं बना पाए। अपोजिशन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, लोग जेल में डाले जा रहे हैं, उसको मुद्दा बनाना था, आप नहीं बना पाए। अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो इसको लेकर के बिहार में आरजेडी के नेताओं ने क्या प्रदर्शन किया है जी कि अपोजिशन के ऊपर, जो चुनाव बिल्कुल से पहले अपोजिशन का इतना बड़ा नेता अरेस्ट हुआ, हम्म, झारखंड में मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हेमंत सोरेन, तो क्या इशू बनाया आपने? जी आप कहीं से चुनाव ही लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपको इतनी अच्छी स्थिति कहीं मिल सकती है चुनाव में, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा, आरजेडी को तो कोई खास चंदा मिला नहीं है, हम्म, तो आप कहते हैं कि भाई ये क्या, आप मिली भगत हो रही है इस चंदे में, दुनिया भर के कॉर्पोरेट के लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। एक बार कहा इन लोगों ने,
मुंह पर ताला लगा करके, मुंह हम लोग क्या जो कहते हैं मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। अरे इतने लड़ाकू हैं, लालू यादव के लिए मशहूर है, लालू यादव की बीजेपी से वहीं लड़ते हैं, तो कहां लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई हो रही है ग्राउंड लेवल पर? कि आपने इशू, आप कैंडिडेट, आपने कहा 3-4 महीने पहले तय हो गया था देवेश चंद्र ठाकुर का, जी बहुमत बिल्कुल। जिस दिन साबित हुआ और चेतन आनंद आकर के सत्ता पक्ष के साथ बैठे, उसी दिन तय हो गया था कि लवली आनंद लड़ेंगी और शिवहर उनकी सीट होगी। जी तो हम लोग ये समझने लगे थे। ज्यादातर नेताओं को पता था, गिरिराज सिंह को पता था कि वो बेगूसराय फिर से लड़ रहे हैं, हर जगह पता नहीं, था। हम ही अजीत जी, लोग इस अजीत वजह से जी, चर्चा कर रहे अजीत थे जी, कि नवादा सीट। अजीत जी, आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप चंपारण से हैं। चंपारण की 3 सीटें, वाल्मीकि नगर, सुनील महतो कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार फिर से, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, संजय जायसवाल फिर से, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, राधा मोहन सिंह फिर से। भले ही दुनिया कर रही हो, लेकिन राधा मोहन सिंह को भरोसा था कि टिकट हमें ही मिल रहा है, इसलिए दिन मिलेगा। रात तैयारी में लगे थे। लेकिन क्या आप चंपारण से आपका लगाव और चंपारण से आपका जुड़ाव दैनिक रहता है, क्या आप बता पाएंगे कि इंडिया ब्लॉक में कौन उम्मीदवार कहां से तय किया गया है? नहीं, नहीं, नहीं पूर्वी बता सकते चंपारण हैं। में किसे मिल रहा है, बेतिया में किसे मिल, पश्चिमी चंपारण में किसे मिल रहा है, और वाल्मीकि नगर में किसे मिल रहा है? तो उम्मीदवार का तो अता पता है ही नहीं। जनता जानना चाह रही है कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार घोषित है, जेडीयू का उम्मीदवार घोषित है, एलजेपी का उम्मीदवार घोषित है, इनके उम्मीदवार कौन है? वही, जब उम्मीदवार नहीं घोषित है किसी इलाके में, उस पूरे इलाके में जितनी सीटें हैं, सीतामढ़ी भी उसी इलाके से, देखिए शिवहर देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, कहीं से उम्मीदवार का पता आता नहीं है जी। कि किसको चुनाव लड़ाइएगा। तो हम्म। जब उम्मीदवार ही पता नहीं, उम्मीदवार अगर पहले, अब एन मौके पर इसके दो खतरे होते हैं। उम्मीदवार सिर्फ अगर इसका पता है, पहले, उम्मीदवार इसका पता है कि रोहिणी आचार्य सारण से लड़ेंगे। उम्मीदवार हाँ, इसका पता है कि ये उषा भारती लड़ेंगी। मीसा भारती लेकिन पाटलिपुत्र से मधेपुरा में लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, ये रोमफोप नहीं का, पता है। मधेपुरा गोप का, हाँ, सुपौल में वो कौन लड़ेगा, किसी को पता नहीं है। नहीं, जो सब खगड़िया में मजबूत कौन सीटें लड़ेगा? हैं, जो जी। मजबूत सीटें हैं, इंडिया ब्लॉक की मजबूत सीटें हैं, सीमांचल का इलाका हमेशा माना जाता है कि वहां टक्कर होगी। जी। वहीं कुछ सीटें थी जिन पर पिछली बार भी अच्छी लड़ाई हुई थी, वहां के उम्मीदवार का पता नहीं है। अब जाकर के जो सूत्रों के हवाले से कटिहार की खबर आई है कि तारिक अनवर को मिलेगा, लेकिन जी पहले से अशफाक करीम वहां जो काम कर रहे हैं, उनके जो वर्कर्स, उनके साथ जो लगे थे लोग, वो तो अब घर बैठेंगे। वो तो बिल्कुल। तारिक अनवर के लिए नहीं करने जा रहे हैं ना। अगर हम्म। पहले ही आपने तारिक अनवर को अनाउंस किया होता और अशफाक करीम और तारिक अनवर मिल कर बैठे होते और नॉमिनेशन के पहले उनके लोगों की मीटिंग हुई होती, तो दोनों का वर्कर साथ मिल करके कैंपेन करता। जी इस समय तो ये जो ये साथ बैठ के खाना खाने, साथ बैठ के पानी पीने का इस समय का टाइम था कि दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों के वर्कर साथ बैठते, हम्म। साझा भोज होता उन लोगों का, साझा मीटिंग्स होती, साझा बैठकें होती। लेकिन अभी तो बड़े नेताओं की ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अपने अपने तौर पर सब नेता घोषणा कर नहीं, रहे हैं, टिकट बांटने से कटिहार कर का रहे हैं। किस्सा अजीत जी बहुत इंटरेस्टेड है। देखिए, इंटरेस्टिंग है कि मैं कटिहार बात कर रहा था। देखिए, अशफाक करीम साधन संपन्न आदमी है पिछले कई महीने से। तो आज एक पत्रकार ने कहा कि देखिए, जैसे ही तारिक साहब आए, तारिक अनवर आए, तो अशफाक करीम पिछले कई महीनों से चिकन बिरयानी खिला रहे थे, मतलब एक रूपक के रूप में ले लें, बटर चिकन खिला रहे थे। लेकिन साधन संपन्न उतने तारिक अनवर नहीं है। ये तो न बटर बटर चिकन खिलाएंगे, न चिकन बिरयानी खिलाएंगे। ये तो कहेंगे दाल भात चावल खा लो संसाधन के रूप में, हैं, मछली खा लो अधिक से अधिक। तो जिन्हें संसाधन का चस्का लग गया, वे तो घर ही बैठ जाएंगे ना। हाँ, बैठ जाएंगे। और दूसरी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसका केंद्रीय कार्यालय से इतना खर्च होता है, उसके यहाँ से इतने संसाधन दिए जाते हैं उम्मीदवार को भी और पार्टी के स्तर पर भी, कि आप उसको मैच नहीं कर सकते। जेडीयू के तो उम्मीदवार को भी। जेडीयू को, बीजेपी को, मतलब एनडीए के उम्मीदवार को इतना जी। पैसा, इतना संसाधन उपलब्ध होता है। हम मतलब वहीं की बात नहीं कर रही है, पूरे हर देश में, हर प्रदेश में होता है, हर सीट पर जी। होता है। और जो जो सबको पता है, अभी एक रिपोर्ट आई थी हिंदी के एक अखबार में कि एक सीट पर एवरेज 6 करोड़ रुपया का खर्च होगा, 6 करोड़ रुपए का, बिल्कुल 90 लाख की बिल्कुल। सीमा है। तो ये तो अपोजिशन के उम्मीदवार नहीं खर्च कर सकते हैं ना, हम्म। उसका तो बड़ा हिस्सा जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है वो खर्च करता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों पार्टियां मिल करके, तीनों पार्टियां मिल करके करें, तो किसी के पास धन संसाधन है, किसी के पास श्रम संसाधन है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास नेटवर्क है, किसी के पास संगठन है, ये सब मिल करके तो एक दूसरे की जो कमी थी उसको पूरा करते हैं। जी। मान लीजिए कि एक पॉपुलर लीडर की छवि है तारिक अनवर की, अशफाक हम्म। करीम के पास संसाधन है, एक पॉपुलर अच्छे नेता की छवि है तारिक अनवर की, तो ये हम्म। दोनों मिलते तो 1 और 1 11 होते, फिर लड़ाई और बिल्कुल। आसान हो जाती। हम्म। ऐसा हर सीट पर हो सकता है, हर सीट पर हो सकता है। अगर अगर पहले से तय किए रहते कि पप्पू यादव को लड़ाना है और बीमा भारती को भी ले आए हैं, तो मुसलमान यादव के साथ अत्यंत पिछड़ा का एक वोट अगर जुड़ता साथ में जाकर के, तो वो प्लस होता, उससे उससे ताकत कई गुना बढ़ जाती। जी। लेकिन यहाँ तो आप लड़ने की व्यवस्था कर दी है। ये हम्म। अशफाक करीम और तारिक अनवर ही आपस में लड़ते रहे, उनके वर्कर आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते रहे।
अब ये क्या इसमें ये नहीं लग रहा है कि अशफाक करीम के लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं कि ये न जीते, जीत गए तो इनकी सीट हो जाएगी अस्थायी रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। पप्पू यादव जीत जाएगा, पप्पू यादव हार जाए तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो सीमांचल के बड़े नेता हो जाएंगे। ये हो सकता है हुँ, कि टॉप लोग भी सोच रहे हो और लोकल लेवल पर भी सोच रहे हो जी, इस योजना के तहत। तो जब आपस में ही इतना भीतर घात है, अंदर से ही हराने की कोशिश होगी, तो बीजेपी और जेडीयू को करने की क्या जरूरत है? उनको तो अपनी लड़ाई लड़नी है, हारने का बंदोबस्त ये लोग आपस में ही करके बैठे हुए हैं। जीतने के उपाय करने की जगह हारने का बंदोबस्त इस अलायंस के लोगों ने, बड़े नेताओं ने कर दिया है। और ये हम इसमें छोटे छोटे नेताओं का कोई क्या दोष देना चाहिए? छोटे नेता का तो कोई दोष है नहीं, जी। ये तो जो बड़े नेता है। अच्छा, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं, ये कोई पंचायती पार्टी तो है नहीं हुँ, बीजेपी की तरह की वहां सीईसी भी बैठी हुई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चलती है, लेकिन वहां संघ का भी फीडबैक लेना है, पार्टी संगठन का भी फीडबैक लेना है। उस तरह की पार्टी तो ना आरजेडी है ना कांग्रेस है। वहां दोनों जगह आला कमान है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को इधर फैसला करना है, उधर लालू यादव तेजस्वी यादव को फैसला करना है। जी। तो ऐसे क्या गांठ बन गई इन चार लोगों के बीच में कि ये लोग फैसला नहीं कर पाए। हुँ, और हमने उस दिन भी जब बात कर रहे थे तो हमने यही कहा था, याद दिलाया था अपने दर्शकों को, उनको सबको याद होगा कि लालू यादव ने कहा था कि अपना नुकसान उठा के हम अलायंस करेंगे। बिल्कुल। तो जब आपको नुकसान उठा के अलायंस करना था, तो अभी तो नुकसान भी नहीं उठाना है। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या नुकसान उठाना है? आपको जितनी मर्जी हो उतनी सीटें आप लोगों के पास अवेलेबल है आपस में बांटने के लिए। जी। आप तो ये इंश्योर करिए कि चुनाव जीते कैसे। अगर और कांग्रेस के देखिए ना पास अजीत जी, सीटें और हैं, देखिए मुकेश सहनी की चर्चा भी जरूरी होगी। मुकेश सहनी बिल्कुल। की एनडीए से बात नहीं बनी, इंडिया ब्लॉक में बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत कहाँ तक पहुंची? यहाँ बातचीत को पूर्ण रूपेण अंजाम तक पहुंचाने की कोई कोशिश होती ही नहीं दिखती है कि किस तरीके से आप सुलह सपाटा कर लें और अपनी ताकत को बढ़ाएं। मालूम हुआ मुकेश सहनी न इधर न उधर। तो ठीक है, एनडीए ने तो मुकेश सहनी के ही शिष्य को अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण चौधरी निषाद को मुजफ्फरपुर का टिकट थमा दिया, लेकिन निषाद वोट, सहनी वोट इंडिया ब्लॉक को प्राप्त हो जाए, इसके लिए क्या कोशिश की गई? ठीक है, आपने मुकेश सहनी से बात नहीं की, लेकिन क्या विकल्प आपके पास कोई दूसरा था? है? आपके पास कोई रणनीति है कि आप वोट बैंक में कैसे जोड़ेंगे? देखिए, पहले सबसे पहले इन लोगों ने चर्चा शुरू की थी। ये भी बहुत दिलचस्प है जो आपने कहा ना कि बात किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं रही है, ना बात जी, खत्म हो रही है, ना किसी नतीजे पर पहुंच रही है। एक जो नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, उसकी याद करिए, हमको लगता है 2 महीने पहले बैठक हुई थी, जिसमें जब नीतीश कुमार इन्हीं लोगों के साथ थे, नीतीश कुमार की 17 तरफ से जनवरी कोई को, नहीं गया 17 था। जनवरी को। 17 जनवरी को, और वो जी, मनोज झा जाके शामिल हुए थे। हुँ, तो बताइए, 2 महीने से ज्यादा, लगभग 2.5 महीने हो गए और बात ही जी, नहीं खत्म हुई, बात ही नहीं पूरी हुई। हुँ, जबकि 3-4 लोग, वही कहा कि 3-4 लोगों को बैठ करके आपस में तय करना था कि सीटें कहाँ से किसको लड़ना है, अलायंस तय करना था, उम्मीदवार तय करने थे अपने अपने। और वो काम इन लोगों ने नहीं किया। तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकालना चाहिए है हम लोगों को, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए है कि आरजेडी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही। जी, कांग्रेस को, और ये भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस भी जीते। हुँ, अभी अगर अगर ये एक बड़ी भारी गलती करती हैं, कई पार्टियां करती हैं, जो अभी आरजेडी करती दिख रही है कि हम लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं है, जैसे पिछली बार विधानसभा जीत गए थे वैसे ही फिर विधानसभा जीत जाएंगे। पिछली बार जैसे हालात अगली बार नहीं रहने वाले हैं। अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चिराग पासवान वोट काटने के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े करने वाले हैं। बिल्कुल, हुँ, तो अभी ताकत दिखानी थी, अभी एकजुटता दिखानी थी, अभी जनता को, मतदाता को मैसेज बनवाना था कि आप हैं अपोजिशन, आप विकल्प हैं। जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी विकल्प हैं और बिहार के स्तर पर भी विकल्प हैं। आप भले देश में 200 सीट, 250 सीट, 300 सीट नहीं जीत पाते, लेकिन बिहार में विकल्प तो बनना चाहिए था आपको कि जेडीयू बीजेपी का विकल्प आरजेडी कांग्रेस है। तो बिहार में भी विकल्प बनने का मौका गंवा रहे हैं। और इसका नुकसान ये नहीं होगा कि ये इसी यहीं तक नुकसान होकर के खत्म हो जाएगा। ये स्लाइड पर, स्लोप पर होते हैं, जब आप फिसलना शुरू होते हैं तो उसके बाद नीचे रुकने की कोई जमीन नहीं होती जब तक आप नीचे बिल्कुल जीरो पर नहीं पहुंचते हैं। जी, तो एक बार फिसल करके, उस स्लोप से फिसल करके आप जीरो पर आ गए हैं और वहां से उठने का, आगे बढ़ने का आपने कोई मौका, आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस समय कुछ ज्यादा नहीं करना था, सिंपल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी। हम नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत कोई ऐसा काम कर दे, क्रांतिकारी काम कर दे जो आज तक नहीं हुआ। जी, अलायंस तय था, ऐसा नहीं था। अलायंस में भी कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली बार 19 सीटें आरजेडी लड़ी थी, 9 सीट कांग्रेस लड़ी थी, इसमें क्या कंफ्यूजन था? उन्हीं सीटों पर कांग्रेस को वो 9 सीटें जो आपने दी थी वो देने में क्या दिक्कत है? जी, और आप जब सारी सीटें हारे हुए हैं, सीमांचल में आपको एक भी सीट नहीं है, पप्पू यादव के आने से अगर आपको 1 या 2 सीट का फायदा हो सकता है, आप गेन कर सकते हैं सीट वहां, तो उनको चुनाव लड़ाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए थी आपको?
अलायंस का कोई भी आदमी जीत करके आए, अगर अलायंस की ताकत बढ़ती है तो उसका फायदा तो सभी पार्टियों को मिलेगा। पूर्णिया का संदेश तो साफ है ना कि संतोष कुशवाहा की जीत ये लोग तय करा रहे हैं। और देखिए हमने बढ़ेगा तो जी, और हमने आज बातचीत की, कांग्रेस से आपकी बातचीत बनी नहीं, बन नहीं रही है। कहा जा रहा है 9 सीटों पर रजामंदी हो गई, हो सकता है आज शाम को ऐलान हो जाए, रात को ऐलान हो जाए या कल हो जाए। लेकिन हेलीकॉप्टर आपको कांग्रेस से जरूर चाहिए। ये भी बड़ी बताइए। इंटरेस्टिंग बात है अजीत जी। हाँ, हाँ। संसाधन तो आपको कांग्रेस से जरूर चाहिए। हाँ, वो चाहिए ज़रूर। जी। और वो उसके साथ कांग्रेस का जो भी वोट है, वो भी हाँ, चाहिए। अगर आगे राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो आपको वो भी चाहिए वहाँ से, और उसको सीटें नहीं देंगे, उसको हरवा देंगे। जी, तो ये आप कैसे अगर कांग्रेस की ताकत कम हुई है, तो इसी की वजह से तो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत कम हुई। आज क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर नेता जो इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, वो इसी वजह से तो झेल रहे हैं कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कमजोर हो गई। जी, अगर विपक्ष की पार्टी मजबूत होती, जो मजबूत विपक्ष होता, तो कोई भी सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती है। कोई भी सत्ता इस तरह से जो आज आज नीतीश कुमार सरकार में जब आए, दोबारा उनको बहुमत साबित करना पड़ा, तो खतरा खाली बीच कांग्रेस के ऊपर आया, कि आरजेडी जी, पर भी आया। उसके भी विधायक जाकर के दूसरे पाले में बैठे 5 लोग, वो बिल्कुल। लोग भी टूटे, कांग्रेस टूटी तो ये अगर एक पार्टी कमजोर हो रही है उस अलायंस में, तो पूरा अलायंस कमजोर हो रहा है, और उसका नुकसान तीनों जितनी पार्टियां सबको होंगी। ये तो साधारण सी बात है, और ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, जानबूझ करके कर रहे हैं, समझते हुए कर रहे हैं। इसका मतलब जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो है। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ऐसा हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा गया हो, जी। लेकिन आप खुद ही इशारा समझ गए हो कि हुँ। हमको क्या करना चाहिए। हो सकता है परोक्ष रूप से ही आप अपने मन से ही ये सारी नहीं, चीजें आप कर रहे देखिए ना हैं। महाराष्ट्र में अजीत जी खबर ये आई कि जैसे ही शिवसेना ने उम्मीदवार घोषित किया, बिल्कुल, आधे घंटे के भीतर ईडी की नोटिस मिल गई, खिचड़ी घोटाले में आप शामिल हैं। कहाँ बिल्कुल होगी बता रहे हैं उत्तराखंड कि से? लोग जी, 5 मिनट में नोटिस तय हुआ, और ये तब हुआ। देखिए, गजानन कीर्तिकर जो हैं, वो जी, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में हैं। हुँ, उनके बेटे को टिकट दिया शिवसेना ने। सोचिए, जी, गजानन के कीर्तिकर जिस सीट से एमपी हैं, वहीं से उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया, और बाप अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ है। जी, लेकिन ईडी का नोटिस पहुंच गया। तो हुँ, इस वजह से कई लोग बिना कहे भी मैसेज समझ ले रहे हैं। तो बिल्कुल। या तो आपने बिना कहे मैसेज समझ लिया, अगर कहा गया हो तो अलग बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिना कहे मैसेज समझ लिया हो आपने। दूसरा ये भी मानना हो, जो हमने कहा पहले, कि कोई अपोजिशन का नेता गिरफ्तार हो रहा है, कोई सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं कर रहा है। कारण ये है कि आपको लग रहा हो कि हम उसको नेता क्यों बनाएं, जी, हम खुद ही अपना नेता बनेंगे। हम अगर उसके लिए हुँ, आंदोलन करेंगे तो वो बड़ा नेता हो जाएगा। तो ये भी सोच रहे हो कि हम अगर राहुल गांधी को नेता बनना है दिल्ली में, तो बने, हम क्यों जान लगाएं अपना और यहाँ देखिए कांग्रेस ना, के लिए। पप्पू यादव जैसे ही कांग्रेस पार्टी में मर्ज किए, उन्हें बिहार में मिली 22 सिक्योरिटी जो है वो वापस कर ली गई। तो अब हाँ, सीट देखिए, पर ये भी भी हो रहा है, खतरा और सिक्योरिटी ये भी भी हो रहा है, वापस। जी, ये भी हो रहा है कि, और सीता सोरेन ने जिस दिन ज्वाइन किया, उसी दिन जेट सिक्योरिटी मिल गई। जी, सीता सोरेन यहाँ झारखंड में जिस दिन बीजेपी में गई, उसी दिन उनको जेट सिक्योरिटी मिल गई। बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के लिए, उनको वाई सिक्योरिटी मिल गई। जी, तो ये भी एक है। अब क्या पता किसको, अब मायावती चुपचाप बैठी हुई हैं, तो उनके भतीजे को वाई सिक्योरिटी मिल गई। जी, वो कैंडिडेट नहीं दे रही हैं, या उन्होंने 16 उम्मीदवार घोषित किए, उसमें 7 मुसलमान दे दिए। हुँ, और आप सोचिए कि उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटों में भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया हरिद्वार से, बसपा ने। जी, तो जी, किसका नुकसान करने के लिए? तो ये जी, सबको पता है। तो ये अगर आरजेडी और कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग, तो इसका नुकसान तो निश्चित रूप से कांग्रेस को होना है। और बिल्कुल। अभी तात्कालिक, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो समूचा अपोजिशन कमजोर होगा ना। जब मजबूत होकर के फिर अगर आती है एनडीए, अगर फिर 39-40 सीट वो लोग जीतते हैं, तो क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ये लोग? आगे आगे क्या माहौल रहेगा चुनाव लड़ने का? जी, इनके तो और बचे खुचे नेता उधर भाग जाएंगे, जैसे चारों तरफ देखने को आ रहा है। हुँ, कांग्रेस के 2 एमपी, वहां अलायंस नहीं हुआ आप और कांग्रेस का, और ये लगा कि लड़ाई अब चार कोणियां हो रही है, तो 2 एमपी चलेगा, सीटिंग एमपी बीजेपी में। परनीत कौर चली गई, रवनीत सिंह बिल्कुल। बिट्टू चले गए। तो जी, अगली बार जब और सीटें एनडीए जीत जाएगी, तो कौन रुकेगा वहां? सब भाग जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये कमजोरी, तो इसका नुकसान आरजेडी को भी होगा। अगर ये आरजेडी के लोग सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर देंगे, हम तो जहां हैं वहां रहेंगे ही, हमारा वोट हमारे साथ रहेगा, तो वैसा नहीं होता है। उनको भी नुकसान होगा आगे, इस राजनीति का, इस पैसिव पॉलिटिक्स का, इस निष्क्रिय राजनीति का। चुनाव के दौर में, चुनाव के समय में इस तरह से निष्क्रिय होकर के बैठने का बड़ा भारी नुकसान होता है। अपोजिशन को होगा, पूरे अपोजिशन। चलिए नुकसान होगा और देखिए बिहार की राजनीति दिलचस्प है और बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है। ख्याली पुलाव कुछ और है, सपने कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है।
इन सभी पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।